आज हम अध्ययन करेंगे भारत की अवस्थिति पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने भारत का भौगोलिक और प्रादेशिक जो विभाजन था उसका अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का जो तटीय सीमा रेखा है और किन देशों के साथ जो भारत है वो टच करता है। तो सबसे पहले भारत की जनांकीय जो स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। 2011 की अगर पॉपुलेशन डाटा की अगर बात करें हम, तो भारत विश्व की 17.5% पॉपुलेशन इसके अंदर पाई जाती है, जबकि विश्व का ओनली 2.4% पार्ट ही भारत का हिस्सा आता है। पूरे विश्व की जो ज़मीन है उसका मुख्य जो भूभाग है भारत का कितना 2.4% है, और पॉपुलेशन का डाटा की अगर बात करें तो ये 17.5% पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। और ये पॉपुलेशन जो है इक्वल एरिया के अंदर इक्वल नहीं पाई जाती, ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से, जैसे भारत का ये सिंधु घाटी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी है इसकी जो घाटियां हैं इसमें मोस्टली पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अब भारत की तटीय सीमा रेखा की अगर बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा रेखा है यहाँ पाकिस्तान से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार तक जाते हैं, तो ये कुल स्थलीय सीमा रेखा भारत की कितनी है 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय नहीं कौन सी है, ये मुख्य भूमि की सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा जिसे कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है, तटीय सीमा रेखा की अगर बात करें, मुख्य तटीय सीमा रेखा ये हमारी यहाँ पर बांग्लादेश से लेकर के और साथ में ये मिजोरम मणिपुर का एरिया आता है, नीचे का पार्ट ये यहाँ से शुरू हो जाती है और ये कितनी हो जाती है भाई 6,100 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल कितनी है 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य स्थलीय सीमा की बात करें कितनी होगी 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय रेखा की अगर बात करें तो कितनी होगी है 6100 किलोमीटर। और भारत की अगर द्वीप जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की सीमा रेखा को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी ये 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। मुख्य भूमि की सीमा रेखा कितनी है 15,200। स्थल की तटीय सीमा रेखा कितनी है 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल की अगर बात की जाए, टोटल की बात की जाए तो क्या आएगी, तटीय सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर आती है। अब भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश है, भारत में टोटल कितने पड़ोसी देश है, कितने पड़ोसी देश है भारत के 7। कौन कौन से, सबसे पहला क्या आता है पाकिस्तान, दूसरा किसका नंबर आता है अफगानिस्तान, तीसरा कौन है चाइना, उसके बाद कौन आया नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद कौन आता है म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। अब श्रीलंका बहुत नज़दीक पड़ता है, आंसर में दिया जाता है, जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो श्रीलंका दिया जाएगा कि किस भारत का प्रमुख पड़ोसी तटीय देश नहीं है। कौन नहीं है, श्रीलंका नहीं है, क्योंकि पाक स्टेट के द्वारा ये अलग कर दिया गया है और ये क्या है एक द्वीपीय देश है। स्थलीय सीमा रेखा की बात करेंगे, जब स्थलीय सीमा रेखा से लगते हुए देश कौन से है, यही 7 देश आते हैं। और ये क्या आते हैं इक्वल, अगर बात करते हैं जब इनके लेंथ की तो सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश का नंबर आता है। ये 2 तरीके से याद की जा सकती है, एक तो इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं हम, चढ़ते क्रम में उतरते क्रम में दिखा सकते हैं, और तीसरा इसका तरीका याद करने का क्या है, सबसे पहले कौन लगता है पाकिस्तान, उसके बाद किसका नंबर आया अफगानिस्तान, उसके बाद कौन आता है चाइना, उसके बाद कौन आया नेपाल, उसके बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश आता है। 3 तरीके से याद कर सकते हैं, एक आरोही क्रम है, चढ़ते क्रम में सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की, उसके बाद किसका नंबर आता है भूटान का नंबर आता है। भूटान की सीमा रेखा कितनी है 699 किलोमीटर। उसके बाद किसका नंबर आता है, किसका नंबर आता है म्यांमार का, कितनी 1657 किलोमीटर। उसके बाद किसका आया नेपाल का नंबर आता है, कितनी 1751 किलोमीटर आती है। उसके बाद कौन आता है
पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? 3323 किलोमीटर। उसके बाद किसका नंबर आता है? चाइना का नंबर आता है 3488 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में कौन आता है? 4096 बांग्लादेश की सीमा रेखा थी। आरोही क्रम, उतरते क्रम में सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। ये 3 तरीके हैं इसके याद करने के। अब पूछा जाता है कि जैसे भारत की कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपको ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, उसके बाद ऑप्शन दिया गया आपको ऑप्शन दिया गया मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो किसकी सीमा रेखा, किस से होकर के ये 0 हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये क्या आता है? मणिपुर आता है, क्योंकि मणिपुर क्या है भाई? 24 डिग्री अक्षांश क्या है? उत्तर में है। और सीमा रेखा कहाँ से गुजरती है? ये हमारी 23.5 डिग्री। मणिपुर कितना पड़ता है? 24 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। और सीमा रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक है। एक और यहाँ छोटी सी एक बात पूछी जाती है, भारत की 0 लाइन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन, इसका लेवल बहुत हाई है और उसे क्यों कहा जाता है, यही बात पूछी जाती है। तो भारत की जो 0 लाइन किसे कहते हैं? हम त्रिपुरा को कहा जाता है। त्रिपुरा को 0 लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि त्रिपुरा की एक ऐसा स्टेट है जिसकी, उस स्टेट की सीमा रेखा दूसरे देशों के साथ क्या लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है। और भारतीय स्टेटों के साथ बिल्कुल कम सीमा लगती है। दूसरे देश के साथ सीमा रेखा उसकी ज़्यादा है और भारत का हिस्सा होते हुए भारत के राज्यों के साथ उसकी सीमा क्या है? कम लगती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? 0 लाइन कहा जाता है। ठीक है। भारत एक दक्षिण की तरफ जब जाते हैं तो क्या हो जाता है? अभी प्रायद्वीप बन जाता है। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक टर्म आती है, तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ सतलखंड का भाग प्रायद्वीप कहलाता है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थलखंड का भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है और ये आ गया हमारा हिंद महासागर। टोटल को जोड़ते हैं तो हिंद महासागर हो जाता है। ये हिंद महासागर है यहाँ पे, या बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है। तो ये भारत का जो भाग 3 ओर से किससे घिरा है? जल से घिरा हुआ है। स्थलखंड का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और दक्षिण में जब जाते हैं, तमिलनाडु का बिल्कुल लास्ट छोर पे जाएंगे जहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी अंतरीप है। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। लेकिन अंतरीप किसे कहते हैं? आपने सुना होगा आसा अंतरीप, जिससे होकर वास्को डी गामा भारत में आया। अब आसा अंतरीप है, बहुत से अंतरीप दुनिया में पाए जाते हैं। अब भारत में एक त्रिवेंद्रम अंतरीप है, कन्याकुमारी। ये क्या है? स्थल का वह संकीर्ण भाग, स्थल का वह संकीर्ण भाग जो क्या है? 3 ओर से जल से घिरा हो। ये संकीर्ण नहीं है, लेकिन ये क्या है? संकीर्ण भाग है। ये संकीर्ण भाग है, ये क्या कहलाते हैं? अंतरीप कहलाते हैं। और एक आता है बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी है, बे है ना, बे ऑफ बंगाल कहते हैं इसको। अब ये खाड़ी किसे कहते हैं? एक छोटी सी टर्म ये भी आती है, खाड़ी किसे कहा जाता है? जल का वह संकीर्ण भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो। जल का वह संकीर्ण भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा है। ये जैसे हमारी कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर ये एक भाग यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ आता है। ये क्या है? क्या कहलाती है? ये खाड़ी कहलाती है। किसका भाग है? ये जल का भाग है। कहाँ आया हुआ है? स्थल के अंदर आया हुआ है। किससे घिरा है? 3 ओर से स्थल से घिरा है। तो ये क्या बन गया? इसे खाड़ी कहा जाता है। छोटी छोटी टर्में हैं, हमें इसको क्लियर करना ही पड़ेगा ना कि खाड़ी किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ऊंचे लेवल पे भी ये चीज़ें पूछी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन टर्म को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर कच्छ कारण की खाड़ी है, या खंबात की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। बहुत सी खाड़ियाँ, दुनिया में बहुत सी खाड़ियाँ हैं, भारत में भी कई खाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये हमारे हो गए हैं क्या भाई? तटीय सीमा रेखा है। अब सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा किस स्टेट की है? गुजरात की है। ये सबको पता होता है, लेकिन पूछा क्या जाता है कि सबसे बड़ी दूसरी तटीय सीमा रेखा किसकी है? ये किसकी आती है? आंध्र प्रदेश की आती है।
ठीक है ना। उसके बाद कौन आ गया, कर्नाटक, केरल, इसके बाद ये आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु ये आता है केरला, केरला के बाद कर्नाटक आता है। कर्नाटक की जो सीमा रेखा वो क्या है, कम है। और कई बार एक चीज़ और पूछी जाती है कि भारत की जो तटीय, जो ये तट है, तटीय भारत को दो हिस्सों में कौन बांटता है भाई, कर्क रेखा बांटती है। उसी प्रकार हिंद महासागर को दो भागों में डिवाइड कौन करता है, भारतीय प्रायद्वीप। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर को जो ये भाग है 22 डिग्री अक्षांश के बाद ये क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर 22 डिग्री अक्षांश है, 22 डिग्री अक्षांश के बाद ये क्या हो गया, संकीर्ण होना शुरू हो जाता है। यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये क्या होता जाए, संकीर्ण होता जा रहा है। तो 22 डिग्री अक्षांश के बाद भारतीय प्रायद्वीप क्या हो गया, संकीर्ण हो गया है। और ये क्या कर रहा है, हिंद महासागर को दो भागों में बांट रहा है। पूर्व में कौन सा भाग है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में कौन सा भाग है, अरब सागर है, और दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर है। ठीक है। अब ये जो तट है, इन तटों को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में या पश्चिमी तट जो है गुजरात का, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कहलाता है, कच्छ का तट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, कच्छ का तट कहलाता है। और कच्छ के तट के नीचे ये जो भाग है उभरा हुआ, जो किसके ऊपर, खंबात की खाड़ी का जो भाग है, ये क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट कहलाता है। ये हमारा कच्छ का तट है, ये हमारा काठियावाड़ तट है। और काठियावाड़ तट से नीचे जब गोवा तक आते हैं तो क्या कहलाता है, ये कोंकण तट कहलाता है। 524 किलोमीटर लंबा है ये, क्या भाग कहलाता है, ये कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट यानी कि यहाँ पर गोवा से लेकर के और कहाँ तक, मैंगलोर तक जब जाते हैं, गोवा से मैंगलोर जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे भी, इस तट को क्या कहते हैं, फिर नहीं सुना है, गोवा से और गोवा से मैंगलोर जाते हैं तो ये हमारा नहीं, ये तो मुंबई से गोवा तक का तट क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। और यहाँ पर उसके बाद नीचे से, गोवा से नीचे जाते हैं तो केरला में कौन सा, मालाबार तट हो जाता है। गोवा से केरला कौन सा, मालाबार तट। अब देखो ये जो आकृति किस प्रकार की है, माला जैसी आकृति है, तो कौन सा तट हो गया, ये मालाबार तट है। ये कच्छ का तट है, ये काठियावाड़ तट है, ये कोंकण तट है, उसके नीचे कौन सा, मालाबार तट आ गया है। और मालाबार तट के से आगे जब जाते हैं, पूर्व की तरफ मुड़ेंगे, तमिलनाडु में तो कौन सा तट आ जाएगा हमारा, कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको। इसको कहते हैं, तमिलनाडु के पूरे तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट से ऊपर, चेन्नई से ऊपर जब ऊपर जाएंगे, कहाँ तक, पुलिकट झील तक। ये जो हमारी चिल्का झील जो है, यहाँ तक, भुवनेश्वर से नीचे चिल्का जो झील है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो तट है क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार से ये कौन सा भाग आ गया, उड़ीसा का तट है। और उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं, उत्कल का तट। इसको उड़ीसा का जो तट है इसको क्या कहते हैं, उत्कल का तट। और उत्कल तट के ऊपर कौन है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के तट को अलग नाम से जाना जाता है और ये है वेंगा का तट कहलाता है। कौन सा, वेंगा तट कहलाता है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। कौन सा तट आ गया, कच्छ का तट, उसके नीचे काठियावाड़ तट, उसके नीचे कोंकण तट। कोंकण तट के नीचे कौन आता है, ये यहाँ पर गोवा से मैंगलोर तक एक छोटा तट और है, इसको कनारा तट कहते हैं। वैसे गोवा से केरला, यहाँ कोरोर इसको बोलते हैं, हमारा मालाबार तट बोलते हैं, लेकिन कोंकण तट के नीचे मैंगलोर तक एक अलग तट का नाम भी दे देते हैं, इसको कनारा तट भी कहते हैं, अलग से इसको कनारा तट कहते हैं। और बाकी नीचे आ गया मालाबार तट, उसके बाद हमारा क्या आ गया, कोरोमंडल तट, उसके ऊपर आ गया उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार के ऊपर आ गया उत्कल तट, उत्कल तट के ऊपर कौन आ गया, वेंगा का तट आता है। तो ये बात की तटीय स्थिति, तटों का अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो भारत जो हमारा एशिया है, एशिया की कौन सी उसमें पड़ता है स्थिति में, अगर बताएं तो दक्षिण में। सबसे दक्षिण में कौन आता है एशिया के, भारत आता है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान ये कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण पश्चिम में चले जाते हैं। इसको दक्षिण पश्चिमी हिस्सा बोलते हैं, इसको भारत का दक्षिणी हिस्सा बोलते हैं। और इससे इधर चले जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, वो दक्षिण के पूर्वी देश आ जाएंगे। ठीक है,
ये भी याद रखने की चीज़ें हैं। अब भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। श्रीलंका के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन पड़ोसी देश है भारत का, कौन? श्रीलंका। ये किस में काउंट किया गया है? सार्क में काउंट किया गया है। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश आते हैं। 7 देश जो हमने अभी सीमा रेखा जिसकी निर्धारित की थी वो आते हैं, और 8वां कौन आता है? श्रीलंका आता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। त्रिपुरा है, और त्रिपुरा को जीरो लाइन भी कहा जाता है, उसके ऊपर क्या है, और मणिपुर से होकर हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं एक एक लाइन में पूछे जाते हैं काफ़ी बार, और ये पजल कर देते हैं। अब भारत का एक ऐसा स्टेट है जो 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है। कौन सा स्टेट काउंट नहीं होता है? सिक्किम काउंट नहीं होता है। 7 स्टेट में भारत का सिक्किम काउंट नहीं किया जाता है। कौन कौन काउंट किया जाता है? सबसे पहले कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? जल्दी हैं? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन आता है? नागालैंड आता है। नागालैंड के बराबर में कौन आया? असम आता है। असम के बाद कौन आता है भाई? मणिपुर आता है। मणिपुर के बाद कौन आता है? मेघालय आता है ना। और मेघालय के बाद कौन आता है? त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के बाद कौन आता है? मिजोरम आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ 7 सिस्टर में से कौन सा स्टेट जो है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर असम दिया जाए, असम दे दिया गया है, मेघालय दे दिया है, त्रिपुरा दे दिया है, तो क्या हो गया भाई? असम का यहाँ तक पार्ट आता है, मेघालय का पार्ट यहाँ लगता है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, और मणिपुर इसका उत्तर था, क्योंकि मणिपुर क्या है भाई? म्यांमार से सीमा बनाता है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले देश कौन, स्टेट कौन कौन से है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। कितने स्टेट लगे? 1 2 3 और 4 स्टेट बनाते सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ कितने स्टेटों की सीमा लगती है? 5 स्टेटों की सीमा लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 2 ऐसे देश जिसके साथ 5 स्टेटों की सीमा लगती है। सबसे पहला कौन आता है? चाइना आता है। चाइना के साथ 5 स्टेटों की सीमा लगी। सबसे पहले किसकी? जम्मू कश्मीर की, जो आजकल क्या बन गया है? लद्दाख बन गया है। ठीक है, भारत के अब स्टेट कितने हो गए हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 8 पढ़ते हो, 9 हो गए हैं। 9 कैसे हो गए हैं? स्टेट कितने थे हमारे? 29 थे, और वो कितने थे? 7 थे। अब क्या कर दिया गया? ये देखो, यहाँ एक स्टेट था हमारा जम्मू कश्मीर, जेके, ये वाला पार्ट, इसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। कितने बच गए? 28 हो गए। अब इसको क्या किया गया है? 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कैसे? ये लद्दाख बना दिया गया और ये जम्मू कश्मीर बना दिया गया। दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कितने हो गए? इसको 2 भागों में तोड़ा गया, तो कितने हो गए? ये 2 इसमें प्लस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। स्टेट कितने हैं? 28। लेकिन बुकों में दिखाया गया है स्टेट 28 दिखा दिए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 दिखा रखे हैं। जोड़ दिए गए हैं। कितने बढ़ा दिए गए? दोबारा से 8 हो गए। लेकिन जम्मू और कश्मीर ये 2 डिवाइड हो गए। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करे थे भाई, हमने स्टडी किया था कि ये तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश का तो सिस्टम अलग था। ये 2000 कब टूटा था? धारा 370 के बाद टूटा है। उसके बाद देश का ज्वाइंट हुआ है। अब भारत के जो राज्य है, एक ऐसा स्टेट है भारत का जो 15 अगस्त 1947 को ही क्या था भाई? बन गया था। कौन सा था वो? एक ऐसा स्टेट है जो 15 अगस्त 1947 को ही बन गया था। तो वो कौन सा था? असम। उसके बाद भारत के जितने भी स्टेट है वो क्या किए गए हैं? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर इनको बांटा गया है। भाषा के आधार पर बांटा क्यों गया है? क्योंकि किसी भी स्टेट की जो कार्यशैली है, उसका काम है, लेखा जोखा है, किस में होता है? उस स्टेट की लैंग्वेज के रूप में होता है। वहाँ की पॉपुलेशन की आसानी के लिए क्या कर दिया गया?
एक भाषा के आधार पर स्टेट को बांट दिया गया है। भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी क्यों है? अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्यों घोषित की गई? भारत में भाषाएं तो बहुत है, अब 22 भाषाएं भारत के अंदर संविधान में इसको प्रमाणित दिया गया है, लेकिन हिंदी को ही हम क्या राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि देश की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या करती है? हिंदी का उपयोग करती है, और ये 11 स्टेटों में बोली जाती है। देश के 11 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए क्या कर दिया गया अभी मोस्टली क्या 40% लोग क्या करते हैं? एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 60% लोग 21 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। 21 भाषा जो है 60% लोगों के द्वारा बोली जाती है, और एक भाषा हिंदी कितनी 40% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो भारत की राष्ट्र भाषा क्या बना दी गई? हिंदी घोषित कर दी गई, ठीक है ना। क्योंकि ये एक दो नंबर के क्वेश्चन जो बीच में आते रहते हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर होते हैं, कॉन्सेप्ट से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं काफ़ी बार। तो उसके बाद अगर बात करें, भारतीय प्रायद्वीप द्वीप हो गए हैं, राजनीतिक प्रशासनिक पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया भाई? भारत का भाषा के आधार पर किया गया। हरियाणा पंजाब कब अलग हुए? 1 नवंबर 1966 को। और राजस्थान कब अलग हुआ? राजस्थान एक स्टेट बना था कब भाई? 1956 को। और दिल्ली को भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, राज्य के रूप में कब बनाया गया था? 1900 कितने में? 55 में, नहीं 65 में। ये हरियाणा पंजाब से अलग 1 साल पहले ही तैयार हो गया था, ठीक है। तो 1965 में ये बने दोनों, 66 में, और ये बना 1956 में। सभी स्टेटों का जो ब्यौरा है अलग अलग तरीके से क्या है कि अलग अलग दिया गया है, किस स्टेट को किस आधार पर इसको निर्धारित किया गया, और ये डिमांड रखी गई। अब जैसे राजस्थान का ये पार्ट है, अब इसमें एक आवाज़ उठ रही है कि इसको अलग से एक मरु प्रदेश के रूप में क्या किया जाए? सीमांकित किया जाए और अलग से इसको स्टेट बनाया जाए। भारत के कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब भी क्या चल रहा है, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए हैं, उसी प्रकार से काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी उनके बीच में ऐसी बातें चल रही हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ की? अलग स्टेट बनाने की, ठीक है। तो भारत की जो ये सीमा रेखा है, इसका निर्धारण किस प्रकार हुआ? स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया गया? 1947 के अंदर, 1947 के अंदर एक यहाँ पर बॉर्डर कमीशन लागू किया गया। एक बॉर्डर कमीशन था, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ, जिसके नाम पर किसका निर्धारण किया गया है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ पर क्या था? भारत और पाकिस्तान की ये जो सीमा रेखा थी पर्वतीय क्षेत्रों की थी। 1947 में देश आज़ाद होता है, इन लोगों ने क्या किया? ये यहाँ जो कबीले लोग थे, जो कबीलों में रहने वाले लोग थे, उनको इकट्ठा किया और क्या किया? अलग उन लोगों को भड़का करके क्या कर दिया? यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, जिसको आज क्या कहते हैं भाई? POK, है ना। क्या बोलते हैं इसको? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर है ये। और ये किसके द्वारा? पाकिस्तानी लोगों के द्वारा वहाँ के जो जनजाति के लोग थे उन लोगों को भड़का करके ये काम किया गया था। उसके बाद भारत की नेचुरल सीमा रेखा बनती है। एक नदी है जो भारत की नेचुरल सीमा रेखा बनाती है, कौन सी है वो? भारत पाकिस्तान के बीच में 2 नदियां हैं वैसे, लेकिन एक नदी काफ़ी पॉपुलर है, कौन सी? सिंधु नदी तो पाकिस्तान के बीच से गुजरती है। सतलुज नदी है ये, आपको दिखाई दे रहा है, कठुआ से लेकर के और कहाँ तक? फरीदकोट तक। कठुआ से फरीदकोट, पंजाब के अंदर कठुआ से लेके फरीदकोट तक क्या करती है? ये सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान की कौन सी सीमा रेखा बनाती है? नेचुरल, प्राकृतिक सीमा रेखा है। और उसके बाद कौन सी? एक नदी और भी है, रावी नदी है, जो अमृतसर के पास, अमृतसर है ना, ये अमृतसर जो है ना, अमृतसर में भी एक छोटी सी रिवर है, वो क्या कर रही है? रावी नदी है।
वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है भाई? चाइना। जब भारत और पाकिस्तान एक 1914 के अंदर एक क्या हुआ था भाई? शिमला समझौता हुआ था। भारत पर भी और चीन के ऊपर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है ना। जब अंग्रेजों का अधिकार था तो अंग्रेजों ने क्या किया था? यहाँ से शिमला एक समझौता किया और चाइना की जो लोग थे उनको और भारत के लोग थे उनके लिए एक सीमा रेखा का निर्धारण किया। उस समय कौन थे? मैकमोहन हेनरी, है ना। उन्होंने क्या किया था? ये सीमा रेखा का निर्धारण किया था और उस समय हस्ताक्षर भी किए गए। चाइना ने इसको मान भी लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में चाइना इसको मानने से इनकार कर दिया और भारत के साथ युद्ध किया और भारत का एक क्षेत्र जो था इसने हथिया लिया, जिसको क्या कहते हैं आज? एक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में बनती है भाई। यहाँ पर कारगिल है, कारगिल के पास में जो कारगिल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला द्रास से कारगिल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक सीमा रेखा पाई जाती है, कौन सी? LOC, जिसको लोक कारगिल कहा जाता है। लोक कारगिल कौन सी है? ये लोक कारगिल है। एक होती है LAC, एक लैक है और एक लोक है। लैक और लोक में क्या डिफरेंस है भाई? लोक कारगिल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहा जाता है। किसके बाद एक सीमा रेखा खींची गई? लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं, जहां पाकिस्तान के जो सैनिक है वो क्या करते हैं? पाकिस्तान से ऊपर की तरफ रहते हैं और भारत के जो सैनिक है वो भारत की तरफ रहते हैं। इसको बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या आजकल इसको क्या कहा जाता है? नहीं, इसको पहले कहते थे सीज फायर, आज को लोक कहा जाता है। ठीक है, और LAC किसके साथ है भाई? एक्साई चीन का जो हिस्सा है, जो हिस्सा चाइना के पास है, लद्दाख का जो हिस्सा चाइना के पास चला गया है, उसको क्या कहते हैं आज? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो जो सीमा, जो जवान जहाँ तक भारत की पहुँच थी वो भारत के हिस्से में चला गया और जो चाइना के सीमा, चाइना के जो लोग जहाँ तक घुस गए थे वो चाइना के हिस्से में दे दिया गया। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये था भारत की सीमाओं का निर्धारण है और काफ़ी चीज़ें ऐसी है इसके अंदर। आज तक ये विवादित क्षेत्र है। और अगर बात करें 1974 की, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश के साथ भी हमारा क्या है? सीमा विवाद चलता रहता है। और जो 2015 में क्या हो गया? समाप्त हो गया है। कब से शुरू हुआ था? 1974 में शुरू हुआ था और 41 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि भारत की जो नदी है, भारत की ये जो नदी है ये क्या करती है? बाढ़ लेके आती है। बाढ़ का पानी कहाँ तक चला जाता है भाई? बाढ़ का पानी चला जाता है बंगाल, इसके बांग्लादेश के अंदर। तो जहाँ तक जल होता है वहीं तक सीमा है। नेचुरल सीमा तो वही होती है जहाँ तक जल, किसका हिस्सा? भारत का। इधर चला गया जल तो भारत ने कह दिया वो जहाँ तक जल गया है वो किसका है? जहाँ तक पानी है वो क्षेत्र मेरा है। वो बाद में सूख जाता है, भारतीय लोग वहाँ तक चले जाते हैं, बाद में उल्टा सिस्टम हो जाता है। वो सूख जाता है तो क्या हो जाता है? वो सूख गया तो बांग्लादेश वाले कहते हैं हमारा है। ठीक है ना। तो ये सीमा का विवाद यहाँ चलता रहता है। इस सीमा विवाद में एक समस्या है। तो अब 2015 में इसको क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया है। ठीक है ना। इसके अंदर कितना एरिया भारत को दिया गया भाई? अब भारत को 2398.05 वर्ग किलोमीटर ये एरिया भारत को प्राप्त हुआ है। 2398.05 वर्ग किलोमीटर भारत को प्राप्त हुआ है। और कितना भाई? 2267.62 किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या कर दिया हमने? किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया है। इस प्रकार ये ज़मीन की जो अदला बदली की गई है, ये लैंड जो यहाँ पर चेंज किए गए हैं, ये क्या हो गए? सीमा जो थी भारत की उसका निर्धारण इन्होंने किया है। अब यहाँ युद्ध विराम हो गए हैं, सीमा विवाद नहीं रहा है। जो एक्चुअली भारत के हिस्से में आता है किसी कारणवश से वो भारत को दे दिया गया और बाद का हिस्सा किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को दे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर कोई सीमा विवाद नहीं है म्यांमार के साथ, क्योंकि लुसाई
पटकाई बूम और अराकान योमा जो है यहाँ पर्वत पाए जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है, नेचुरल बाउंड्री लाइन है जो किसको अलग करती है, भारत और म्यांमार को अलग करती है। और एक बात ये कि म्यांमार के साथ भारत का जनजातीय जो क्षेत्र है, जनजातीय जो लोग हैं उनका 16 किलोमीटर तक क्या है भाई, 16 किलोमीटर तक वो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। म्यांमार के लोग भारत में 16 किलोमीटर के तक व्यापार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रोक टोक के। और भारत के लोग भी क्या कर सकते हैं, म्यांमार के अंदर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्री व्यापार की जो स्कीम है किसकी है भाई, भारत और म्यांमार के बीच में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद भारत और चाइना की सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था भाई, ये 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। और ये कौन सा था, मैकमोहन के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में इस पर यहाँ पर काफ़ी झगड़े हुए हैं, युद्ध चलते रहे हैं। आज भी चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। भारत और चाइना की जो सीमा है ये आर पार यहाँ रुकी हुई है। ये आजकल LAC के अंदर आ गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है भाई, पाकिस्तान ने ये कब्जा कब किया, क्योंकि जब से भारत के पास पावर आई है तब से तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आने की। लेकिन उससे पहले कब था ये, जब भारत इन स्टेटों को इकट्ठा करने में, इस देश की स्थिति को सुधारने में बिजी था, तब 1947 में उन्होंने ये काम किया था। तब से ये हिस्सा किस में चला गया है, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। नक्शे में हमारे पास है लेकिन एक्चुअली में किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। ये बड़ी समस्या, चिंता का विषय अभी चल रहा है। अब भारत की जलीय सीमा की बात कर लेते हैं। ये थी स्थलीय सीमा, स्थल से लगते हुए देश थे, किस देश के साथ हमारा क्या समझौता है, किसके साथ क्या व्यापार है, ठीक है ना। अब पूरी विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर, ठीक है ना। तो हिंद महासागर किसके नाम पे है, भारत के नाम पे है, ठीक है। हिंदुस्तान रखा गया नाम इसको, और बाद में इसको क्या बना दिया, हिंद महासागर बना दिया गया। इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि हिंद महासागर को 2 भागों में बांटने का जो काम कौन करता है, प्रायद्वीप पठार करता है, सेंटर में आता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इस महासागर का नाम हिंद महासागर रख दिया गया है, ठीक है ना। तो अब ये जो है, कहाँ तक भारत अब इस जल का उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व का अधिकार पूरे जल के ऊपर होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ थोड़ी नहीं कि ये म्यांमार के लोग यहाँ आ जाएंगे और इंडिया के लोग यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि कानून बनाए गए हैं इस दुनिया के जो महासागर, इनके लिए भी कानून तैयार किया गया है। और वो क्या करता है, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। पूरे दुनिया के देश है, उनकी जो तटीय सीमा लगती है, जिनके पास समुद्र नहीं है उनके लिए तो कानून है ही नहीं। अब जिसके पास समुद्र है उसके लिए वो कानून भी है। और इसको किस में मापा जाता है, नॉटिकल मील में मापा जाता है भाई। क्या होता है, एक नॉटिकल मील होता है भाई, एक होता है मील और दूसरा होता है नॉटिकल मील। अब मील किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्थलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मील का प्रयोग करते हैं। समुद्रीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। जो मील है ये कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर एक मील हो जाता है। और समुद्र के अंदर 1.8 किलोमीटर का एक नॉटिकल मील हो जाता है, ठीक है। तो भारत का जो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले क्या पाया जाता है भाई, प्रादेशिक सीमा पाई जाती है, प्रादेशिक जल सीमा होती है। प्रादेशिक जल सीमा के अंदर भारत क्या करता है, जितने भी संसाधन है, जितने भी आयकर है, जितने भी उसकी स्वच्छता का जो देख रेख है कौन करता है, भारत करता है। और ये कितना होता है, 12 नॉटिकल मील होता है। कितना है ये, 12 नॉटिकल मील होता है। और 12 नॉटिकल मील से आगे जब जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, और 12 नॉटिकल मील जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, कॉन्टिग्यूअस एरिया कहते हैं उसको। वो कितना आता है, 12, उससे 12 नॉटिकल मील आगे जाता है। 12 नॉटिकल मील ये भारत की तटीय सीमा रेखा का पास का एरिया है। उससे 12 नॉटिकल मील आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भारत का ये संलग्न क्षेत्र हो जाएगा, कॉन्टिग्यूअस। उसमें क्या होता है,
जो अप्रवासी है उसमें टैक्स लगा सकते हैं, जितने संसाधन उसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें यहाँ तक किसी देश का कोई कानून यहाँ लागू नहीं होता है। ये सिर्फ किसके पास होता है? भारत के पास होता है। यानी ये कितना हो गया? ये टोटल 24 नॉटिकल मील जो है भारत के अंदर आ गया है। उसके बाद कितना एरिया भारत यूज कर सकता है? उसके बाद कितना एरिया और भारत यूज कर सकता है? 176 किलोमीटर नॉटिकल मील। कितना हो गया है? 176 नॉटिकल मील उससे आगे। किससे? 12 नॉटिकल मील हमारा क्या आ गया है? प्रादेशिक जल सीमा है। 12 नॉटिकल मील उससे आगे क्या हो गई? वो संलग्न जल सीमा है। उसके बाद हमारी क्या आ गई है? लास्ट, सबसे लास्ट क्या आता है भाई? सबसे लास्ट में EEZ क्या है? ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जहां तक भारत क्या कर सकता है? खुला व्यापार कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है, दूसरे देश से आने वाले जो लोग हैं उनको ऊपर निगरानी रख सकता है, कोई भी एक्टिविटी जो समुद्र में करनी होती है वो कर सकता है। वो मछली पालन है, भारत की डैक है, भारत के जो नौजवान हैं, नाविक है, वो सारे क्या करते हैं? केवल 176 नॉटिकल मील और आगे कितना होगा? टोटल कितनी होगी? 200 नॉटिकल मील। भारत टोटल कितना अपने तटीय क्षेत्र से लेके समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद जो एरिया बच गया वो किसका है? पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया के लोग उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ये सभी देशों के लिए कानून है, ठीक है ना? ये किसी एक देश के लिए नहीं, सब देश इसके अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं भाई। यहाँ तक कोई समस्या है भाई? कोई समस्या नहीं यहाँ तक। तो अब अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये डूरंड लाइन कहलाती है ना? ये भी किसके द्वारा की गई थी भाई? रेड क्लिफ लाइन के बाद इसको तैयार किया गया था। उसके बाद ये किसने? मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना? ये हमारी जीरो लाइन रेखा है, और म्यांमार इसके बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा है। दो तरह की सीमा रेखा होती है, एक नेचर के द्वारा दी गई सीमा रेखा नेचुरल सीमा रेखा कहलाती है, और दूसरी मैन मेड सीमा रेखाएं होती है जिसको मानव निर्धारित करता है, और वो दो हिस्सों पर करता है। या तो वो नेचुरल सीमा रेखा को भी अपना हिस्सा मान सकता है, नहीं तो फिर वो प्राकृतिक रूप से पोल लगा देता है, पिलर गाड़ देता है, मील के पत्थर गाड़ देता है। उन पत्थरों को क्या कहते हैं? फिर वो प्राकृतिक सीमा रेखा कहा जाता है, ठीक है? इसमें कोई समस्या जो समझ ना आए? बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक ही सीमा थी। 1971 के अंदर क्या हो गया था? जब 1971 के अंदर जब दोनों अलग हुए तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। बाद में क्या कर दिया गया? इसको एक कर दिया गया। इन दोनों को मिलाने के लिए जब भारत की सीमा रेखा ये व्यापार बंद कर दिया गया था, तो क्या किया गया था भाई? भारत ने इसको बंद कर दिया गया था। तो क्या हो गया था? ये पाकिस्तान के लोग यहाँ से होकर के यहाँ गुजरते थे, तो यहाँ पर एक चैनल बनाया गया जिसको क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट कहा जाता है। अब यहाँ पाक स्ट्रेट, पाकिस्तान तो यहाँ है लेकिन पाक स्ट्रेट यहाँ है। क्यों अभी यहाँ पाक स्ट्रेट है? एक रास्ता है ये। और भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? आदम का ब्रिज है। और ये कहाँ पर? मुन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। और भारत का सबसे ये अंदर की तरफ जाते हैं तो कौन सा है? पवन द्वीप है। पवन द्वीप के बाद रामेश्वरम है। रामेश्वरम के बीच में कौन आ गया है? कि उसके बाद पाक स्ट्रेट है, फिर आदम का ब्रिज शुरू होता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर तो इसको राम सेतु कहा जाता है, ठीक है ना? हनुमान ने इसको पत्थर लिख के डाल दिए, राम लिख के डाल दिया तो तिर गया, पुल बन गया था। लेकिन ये एक नेचुरल तरीके से बनी गई स्ट्रीम है, क्योंकि जब दक्षिणी भारत में जब जाएंगे तो यहाँ पर चागोस कटक है, यहाँ काफ़ी कटके पाई जाती है। यानी कि समुद्र का एक भाग है जो नीचे से क्या हो रहा है? उभार ले रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, उनको कटक कहा जाता है। तो ये एक कटक टाइप है, ठीक है ना? वैसे इसको टम्बोलो कहा जाता है। किसी द्वीप को किसी तटीय सीमा रेखा से मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हम टम्बोलो कहा जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर दो चीज़ें और हैं। ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये भारत का लक्षद्वीप समूह है ना? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों के अंदर कुछ चैनल पाए जाते हैं। यहाँ पर
एक चीज़ ध्यान रखनी है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 3 चैनल भारत के अंदर है भाई। एक 8 डिग्री है, एक 9 डिग्री, एक 10 डिग्री। चैनल किसे कहते हैं? चैनल आपने सुना होगा, चैनल अब तक टीवी के देखे होंगे या रेडियो के चैनल देखे हमने, लेकिन चैनल क्या है? एक जल राशि जो क्या करती है, 2 अक्षेत्रों के बीच से होकर गुजरती है। कोई जल राशि जो 2 अक्षेत्रों के बीच से होकर गुजरती है, 2 सतल खंडों के बीच से गुजरती है, तो क्या कहलाती है? वो चैनल कहलाती है। ठीक है, तो भारत में 2 चैनल इस साइड पाए जाते हैं, 8 डिग्री और 9 डिग्री। और यहाँ पर 10 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है भाई? अंडमान और निकोबार के बीच में। देखो 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री अक्षांश है, वो 10 डिग्री अक्षांश है, लेकिन उसको चैनल का नाम दिया गया, 10 डिग्री चैनल अक्षांश कहा गया उसको। तो कौन सा है यहाँ पर भाई? वो अंडमान और निकोबार के बीच जो गुजरता है वो क्या कहलाता है? 10 डिग्री। और इधर कौन है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह जो है ना, मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह के बीच से जो गुजरता है वो क्या कहलाता है? 8 डिग्री। और लक्षद्वीप समूह और मालदीव के जो गुजरता है बीच में गुजरेगा वो क्या कहलाएगा? 9 डिग्री चैनल कहलाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन उठता है? हम मोटा मोटा बड़ा स्टडी करते हैं, लेकिन छोटा छोटा रह जाता है और ये छोटा छोटा ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। सभी एग्जाम के अंदर ये छोटे जो क्वेश्चन है ना, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या है? ये क्लियर है यहाँ तक का? भारत की तटीय सीमा रेखा है, भारत का स्थलखंड है, भारत के पड़ोसी देश है, भारत की बाउंड्रीज का निर्धारण है, और लक्षद्वीप समूह है, भारत की जलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा हम स्टडी करते हैं, लेकिन जलीय सीमा रेखा है। 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? मील में कितना होता है? नॉटिकल मील में कितना है? भारत का ये प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है? 12 नॉटिकल मील है। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है? कॉन्टिन्यूस लाइन कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। और उससे आगे हमारा क्या है? EEZ आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भारत कर सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या गया? भारत का भौगोलिक जो विस्तार था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 8 डिग्री 9 डिग्री यहाँ है, 10 डिग्री यहाँ है। ठीक है, यही है कि पूर्वी भाग में भारत के पूर्वी भाग में पाया जाता है या पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ये पूछा जाता है। किन दोनों के बीच में गुजरता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये हम स्टडी कर चुके हैं। भारत का सबसे अंतरिम पॉइंट कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट की डिग्री क्या होती है? इंदिरा पॉइंट की मुख्य भूमि की तो हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन इसकी कितनी है? कितनी है भाई? 6 डिग्री 4 मिनट। 2 डिग्री का गैप आता है। और एक अक्षांश के बीच में कितना गैप होता है? 111.32। इतना गैप होता है 1 डिग्री अक्षांश के बीच में, 111.32 डिग्री का गैप होता है। 32 किलोमीटर का गैप आता है। देशांतरों के बीच में गैप भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा? वो कम होता जाता है, क्योंकि वो सर्कल क्या करते हैं? ऊपर जा करके इस प्रकार से क्या होते हैं? मिलते जाते हैं, है ना? इस प्रकार से मिले हुए होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये सीधी स्ट्रेट लाइनें होती हैं, ये मिलती नहीं है, ये सीधी होती है। एक सर्कल तो बनाएगी, लेकिन ये दूसरे सर्कल को काटेगी नहीं। ये रेखाएं क्या करती है? देशांतर रेखाएं सर्कल तो बनाती है, लेकिन एक दूसरे को काटती है। तभी तो ध्रुव एक पॉइंट के रूप में आता है। यहाँ पॉइंट के रूप में कुछ नहीं आता है, सिर्फ लाइन के रूप में आता है जो कुछ आता है। ठीक है, भारत की स्थिति, विस्तार, स्थलखंड, भूखंड, इसकी चट्टानीय जो विशेषताएं वो बाद में स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड का भी इसमें बाद में स्टडी करेंगे। अब नदियों की बारी आती है। भारत की नदियाँ जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, ये एक अलग टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक है ये भी, क्योंकि भारत में बहुत सी नदियाँ पाई जाती है। सभी नदियों का डिस्क्रिप्शन करना कि कौन से स्टेट से निकलती है, किस कहाँ जाके गिरती है, कौन कौन से जो नगर हैं उसको बसे हुए हैं, ठीक है ना, किन नदियों के किस नाम से जाना जाता है, सब बातें नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।